देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के साथ हाजिर हैं हम, लेकिन सबसे पहले बात पाकिस्तान की करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अब वही होगा जो मुनीर चाहेगा। आसिम मुनीर की बात अब शहबाज और जरदारी को भी माननी पड़ेगी। आसिम मुनीर अब पाकिस्तान का तानाशाह बन बैठा है। पाकिस्तानी खाए बिना मर रहे हैं। पाकिस्तान में न बिजली है, न पानी, न आटा, दाल, चावल, सब्जी, सबके लाले पड़ गए हैं। लेकिन मुनीर अपनी खुद की झोली भर रहा है। पाकिस्तानियों को रोजगार नहीं मिल रहा, लेकिन मुनीर लाखों करोड़ों रुपए लूटकर अपनी झोली भर रहा है। मुनीर की तानाशाही, अय्याशी को देखकर अब पाकिस्तान की आवाम डिप्रेशन में चली गई है। मुनीर तानाशाह बना, पाकिस्तान पागल खाना बन गया। जो पागल होने की मेन वजह यही है कि मतलब नहीं है, और ऊपर से जितना लोग इतना स्ट्रेस लेते हैं ना इस चीज के ऊपर। अब आप लोगों के खुद सामने है कि मतलब जो बिजनेस सारे खत्म हुए हैं पाकिस्तान से, ठीक है, इमरान खान की हुकूमत के बाद सारा उसने मतलब सारी तबाही फेर दी है पूरे पाकिस्तान की। एक दिन वो कहते हैं कि इसमें हम रिलीफ दे रहे हैं एक चीज पे, 10 चीजों पे रेट बढ़ा देते हैं, तो फिर अवाम क्या करेगी? वो तो मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी है, तो और मजीद बढ़ेगी। तो फिर ये पाकिस्तानी ने पागलखाने बन जाएगा। मुनीर पावर में आया, पाकिस्तान पागलपन में फंस गया। जज्बा है तो दिखाओ ना, ये नारे लगाने से तो कुछ नहीं होता ना। पाकिस्तानियों में शेखियां, हम किस मुसीबत में पड़े हुए हैं हमें पता है। हम एक वक्त की रोटी के मुताज हो चुके हैं। सुबह से आई हूँ, मैं पागल हूँ, मैं अपने बच्चों को छोड़ के इधर तक के खा रही हूँ। पाकिस्तान का बाप कौन है, ऐलान हो गया। किसने कहा था अपने जलसे में कि आर्मी चीफ जो है वो हुकूमत का जो वो कौम का बाप है? ये हमें खुदा के लिए आप जमहूरियत जो है ना सिखाए। मुनीर झूठा है, पाकिस्तान में हल्ला मचा। हमने एक तियारा ऊपर से उड़ाया तो नीचे कह रहे हैं कि 10 तियारे उनके गिर गए, मगर ऐसा होता नहीं, क्योंकि हमारी मीडिया जो है आंखों में पट्टी भी बांध के आवाम को ये सच नहीं दिखा रही, झूठ पे झूठ बोल रही। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री मुनीर को देख कांपता है। कहा यही जाता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर को कोई काम करना हो, यहाँ तक अगर प्राइम मिनिस्टर ने कहते हैं अगर वॉशरूम भी जाना हो तो वो पूछ लेते हैं कि सर मैं चला जाऊं या आप कहें तो देर में जाऊं। पाकिस्तान को तानाशाही नहीं, इंडिया जैसा सिस्टम चाहिए। ये कट नहीं करना, ये अगर चलाओगे न्यूज तो ये चलाना। गरीब आदमी को सिर्फ चाहिए रोटी, कपड़ा, मकान। उसके बच्चों की फीसें नहीं जा रही हैं, उनके बच्चों का रोटी पानी पूरा नहीं हो सकता, पानी उनको खरीदना पड़ रहा है। बिजनेसेस को जैसे स्टारबक्स हो गया, गूगल हो गया, वहाँ पे आपको मोस्टली कौन मिलेंगे? इंडियंस मिलते हैं। और अगर आप रिसर्च पेपर ढूंढना शुरू करें ना गूगल पे, लाइक फॉर योर ऑन थीसिस, आपको जो सबसे पहले मिलेंगे वो इंडियन थीसिस। पाकिस्तान में हर आदमी परेशान दिखाई देगा, हर कोई उलझा हुआ नजर आएगा। आसिम मुनीर ने पूरे पाकिस्तान को बहुत बीमार बना दिया है। पूरा पाकिस्तान डिप्रेशन में है। पाकिस्तानी सेना हो या फिर पब्लिक, सब डिप्रेशन में है। पाकिस्तान में करीब 35% लोग डिप्रेशन में हैं, कराची में 47% लोग डिप्रेशन में हैं, लाहौर में 40% लोग डिप्रेशन में हैं, इस्लामाबाद में भी 30% लोग डिप्रेशन में हैं। पाकिस्तान में एक ही शख्स खुश नजर आएगा, एक ही शख्स का हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है, क्योंकि मुनीर पूरे पाकिस्तान का खून चूस रहा है। मुनीर तानाशाह बन गया है और पाकिस्तान में पागलपन बढ़ रहा है। पाकिस्तान का जन्म इस्लाम के नाम पर हुआ, पाकिस्तान की सोच इस्लाम के नाम पर आई, और इसी सोच का मुनीर ने खूब फायदा उठाया। जब पहले आयतें पढ़कर सुनाई तो पाकिस्तानियों ने तालियां बजाई। अब वही पाकिस्तानी मुनीर को गालियां दे रहे हैं। जब से पाकिस्तान बना है तब से पाकिस्तानियों को जिहाद ही पढ़ाया जा रहा है। मुनीर भी मदरसों से यही सोच लेकर पाकिस्तानी सेना में आया था। आसिम मुनीर ने पाकिस्तान को हिंदुस्तान से और दूर कर दिया। इंडिया से दूरी से मुनीर को फायदा हुआ होगा, लेकिन पाकिस्तानी पब्लिक का डिप्रेशन रेट बढ़ गया। पाकिस्तान का सिस्टम बदल गया, सरकार बदल गई, संविधान बदल गया,
अब तो पाकिस्तान में मांग उठने लगी है, पाकिस्तान का नाम भी बदल दो, सारा झंझट ही खत्म करो। जो आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल साहब हैं, उनकी जो पावर है वो कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। वैसे तो अभी भी उनकी पावर बहुत ज्यादा है। कहा यही जाता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर को कोई काम करना हो, यहाँ तक अगर प्राइम मिनिस्टर ने कहते हैं अगर वॉशरूम भी जाना हो तो वो पूछ लेते हैं कि सर मैं चला जाऊं या आप कहें तो देर में जाऊं। इस किस्म की बातें भी की जा रही हैं। बहुत बुरी तरीके से जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक नाम लिया जाता है, जिसको कि जनरल परवेज मुशर्रफ कहते थे कि जी कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। और इसी तरह से जरदारी साहब का ये कहना, जो आजकल हमारे सदर हैं या प्रेसिडेंट हैं, उनका ये कहना था कि जी ये कोई कुरान या हदीस नहीं है जिसको बदला ना जा सके, कि पाकिस्तान का नाम न जाने किसने सजेस्ट किया और पाकिस्तान रख दिया, जबकि इसका नाम जर्नलिस्तान होना चाहिए था, जी हाँ, या फौजिस्तान होना चाहिए था। इस तरह का कोई नाम पाकिस्तान को अगर दे दिया जाता तो ज्यादा बेहतर होता। वैसे नाम बदला भी जा सकता है और इनमें से कई लोग जो इस वक्त इन तमाम चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी कि नए नए अमेंडमेंट लाए जा रहे हैं, अमेंडमेंट बिल्स लाए जा रहे हैं, पास किए जा रहे हैं, लोगों को पावर जो है वो ऐसी दी जा रही है जिससे वो कभी भी किसी का भी कुछ भी बिगाड़ लें, लेकिन उनका कोई कुछ भी ना कर पाए। तो फिर नाम बदलने में क्या? ऐसा नहीं है पाकिस्तान में एक सही हो और दूसरा गलत हो, गड़बड़ी पाकिस्तान के डीएनए में ही है। पाकिस्तान में जितने विकल्प हैं उनमें कोई सही नहीं है, सबका अपना अपना दरबारी इतिहास है। 2002 में जब रेफरेंडम हुआ था मुशर्रफ साहब का, मुशर्रफ साहब को एक डिक्टेटर को किसने वोट दिया था? इमरान खान साहब ने, वो उनके पोलिंग एजेंट थे, उन्होंने वोट दिया एक डिक्टेटर को। जनाब चेयरमैन, मुशर्रफ साहब का एक इंटरव्यू है, आज भी मौजूद है, जिसमें कहते हैं कि इमरान खान मेरे पास आए, उन्होंने कहा आप मुझे 100 मेंबर्स दे दे, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। वो एक डिक्टेटर, डिक्टेटरशिप में, एक डिक्टेटर हुकूमत के सामने उनका प्राइम मिनिस्टर बनने को तैयार थे। आज ये हमें डेमोक्रेसी सिखाएंगे? अब दो गलत में से एक गलत का चुनाव करना हो तो वाकई में तनाव तो बहुत होगा। इसी तनाव में पूरा पाकिस्तान उलझा हुआ है। ऐसे में उनको बॉर्डर पार हिंदुस्तान ही नजर आता है। भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना में जमीन आसमान का फर्क है। भारत के सामने पाकिस्तानी फौज कहीं नहीं टकती है। भारत और पाकिस्तान के अंदर भी फर्क है। ये फर्क पाकिस्तानियों को खून के आंसू रुलाता है। पाकिस्तान को 440 वोल्ट का झटका हर महीने लगता है। पाकिस्तान में चमत्कार होते हैं, लेकिन सिर्फ आसिम मुनीर के लिए। सोचिए, जिस मुनीर ने संविधान को ही बदल डाला हो, उसके विरोध में पाकिस्तानी संसद में एक भी वोट नहीं पड़ता है। गुलाम पाकिस्तान को गुलामी की जबरदस्त आदत है। ये वही पाकिस्तान है जो मई में मुनीर के कसीदे पढ़ रहा था, मुनीर के स्वागत में फूल बरसा रहा था। आज इसी पाकिस्तान की राह पर कांटे बिछ गए। अब उसको मोदी याद आ रहे हैं। पाकिस्तान की तकदीर में मुनीर जैसा तानाशाह और गरीबी ही लिखी है। अगर पाकिस्तान को अपनी तकदीर बदलनी है तो पहले पाकिस्तानी जनरल को वापस बैरक में भेजना होगा। आतंक के डॉक्टर मॉड्यूल में शामिल डॉक्टरों की लिस्ट बढ़ती ही जा रही है। डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर के निशाने पर लाल किला नहीं बल्कि हिंदू नेता, संत और धार्मिक स्थल थे। आतंकियों के टारगेट पर प्रयागराज, अयोध्या, काशी था। दिल्ली में धमाके के बाद काशी में ऐसा क्या हुआ कि एनएसजी कमांडोज उतर आए? गंगा किनारे मौजूद घाटों पर हड़कंप क्यों मच गया? गंगा नदी के बीचों बीच मौजूद क्रूज से अचानक धुएं का गुबार उठने लगा। देखिए इस रिपोर्ट में। बीच गंगा में धमाका। काशी में क्रूज हुई हाईजैक। नदी के बीच में एनएसजी का सबसे बड़ा एक्शन। नदी के बीचों बीच एक हाईजैक क्रूज फंसी हुई है। क्रूज यात्रियों से भरी है। क्रूज के चारों ओर धुएं का गुबार है। क्रूज पर आतंकी है। आतंकियों ने क्रूज को हाईजैक कर लिया है। आतंकियों ने धमाका कर दिया है, जिसके कारण चारों तरफ धुआं फैल गया है।
आनन फानन में क्रूज पर मौजूद यात्रियों को बचाने के लिए एनएसजी कमांडो को भेजा जाता है। एनएसजी कमांडो ने पानी और आसमान से क्रूज को घेर लिया। हेलीकॉप्टर से एनएसजी कमांडो ने क्रूज पर धावा बोल दिया। हाईटेक हथियार के साथ एनएसजी के कमांडो क्रूज की छत पर उतरते हैं और मोर्चा संभाल लेते हैं। सभी कमांडोज धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, खतरे को देखते हुए सावधानी से काम ले रहे हैं। इसके बाद एनएसजी की एक दूसरी टीम पानी के रास्ते स्पीड बोट के जरिए क्रूज को घेरती है। एनएसजी के कमांडो अंडर वाटर हाईजेक क्रूज तक पहुंचते हैं। ऊपर पानी एकदम शांत दिखाई दे रहा है, लेकिन पानी के अंदर एनएसजी के खतरनाक कमांडो हैं जो क्रूज तक जा रहे हैं। पानी के अंदर क्या हो रहा है इसकी भनक तक हाईजेकर्स को नहीं लगने वाली है। एनएसजी कमांडो को देखकर आतंकी घबरा जाते हैं और गंगोत्री क्रूज पर धमाका कर देते हैं, जिसके बाद चारों तरफ धुआं फैल जाता है। कमांडो आतंकियों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। आतंकी और कमांडोज के बीच एनकाउंटर शुरू हो जाता है। इस मुठभेड़ में सभी आतंकी मारे जाते हैं। कमांडोज सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लेते हैं। बीच नदी में क्रूज हाईजेक और एनएसजी कमांडोज के एक्शन का ये वीडियो वाराणसी के रविदास घाट का है। यहाँ कोई आतंकी हमला नहीं हुआ है, बल्कि ये एक मॉक ड्रिल है। अगर काशी में आतंकी हमला होता है, खुदा न खास्ता आतंकी अगर पर्यटकों से भरे किसी क्रूज को हाईजेक कर लेते हैं, तो फिर एनएसजी कमांडो कैसे निपटेंगे, ये उसका एक ट्रेलर है। एनएसजी की तैयारी पूरी है। काशी में एनएसजी की टीम मुस्तैद है। आतंकियों की एक भी नापाक हरकत उन्हें जहन्नुम पहुंचा देगी। ड्रिल में एनएसजी, जल पुलिस, पीएससी, फायर ब्रिगेड और आपदा प्रबंधन टीम सहित कई एजेंसियां शामिल हुई। सभी एजेंसियों के बीच समन्वय, संसाधनों के उपयोग, संचार व्यवस्था और कमांड कंट्रोल तंत्र की समीक्षा की गई। इससे पहले वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर भी एनएसजी कमांडो ने मॉक ड्रिल किया था। अगर आतंकी रेलवे स्टेशन पर हमला करते हैं, लोगों को बंधक बनाते हैं, तो एनएसजी कैसे एक्शन लेगी? कमांडोज बंधकों को कैसे छुड़ाएंगे? कमांडोज किस गेट से एंटर होंगे? इसकी तैयारियों को जांचा गया था। बिहार के कैमूर में काउंटिंग सेंटर के बाहर उस वक्त हंगामा मच गया जब पुलिस और पब्लिक के बीच हिंसक झड़प हो गई। पुलिस ने लोगों को रोकने के लिए जब लाठीचार्ज किया तो उग्र भीड़ ने पुलिस पर ही हमला बोल दिया। इतना ही नहीं, ड्यूटी पर मौजूद आला अधिकारी की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। काउंटिंग के दौरान सेंटर के बाहर कैसे हंगामा हुआ, पत्थरबाजी में कैसे पुलिस वालों के सर फट गए, उग्र भीड़ ने कैसे देखते ही देखते सरकारी गाड़ियों को भी जला दिया, सब कुछ देखिए डिटेल के साथ इस रिपोर्ट में। बीच सड़क पर एक स्कॉर्पियो धू-धू कर जल रहा है। उपद्रवी गाली गलौज के साथ गाड़ी को पूरी तरह से जलाने पर आमादा है। देखते ही देखते गाड़ी जलकर खाक हो गई। गाड़ी में अब सिर्फ लोहे के चेचिस हैं। सड़क पर सैकड़ों उपद्रवी आगे बढ़ रहे हैं। किसी के हाथ में लाठी डंडा है तो कोई पत्थर लेकर दौड़ रहा है। रात के अंधेरे में बीच सड़क पर पुलिस और उपद्रवी आमने सामने आ गए। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस को ही टारगेट पर ले लिया। उपद्रवियों ने पुलिस पर लाठी डंडे से हमला बोल दिया। हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। किसी के सिर से खून बह रहा है तो किसी के नाक से ब्लड आ रहा है। दिल दहलाने वाली ये तस्वीरें बिहार के कैमूर की हैं, जहां बिहार चुनाव के काउंटिंग के दौरान मोहनिया में बवाल हो गया। काउंटिंग सेंटर के बाहर पुलिस और पब्लिक के बीच जमकर भिड़ंत हो गई। कैमूर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट का मोहनिया में कड़ी सुरक्षा के बीच काउंटिंग चल रही थी। 25वें राउंड का रुझान आना बाकी था तो हंगामा शुरू हो गया और देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया।
पुलिस ने उपद्रवी समर्थकों को हटाने के लिए लाठीचार्ज कर दिया, जिसके बाद भगदड़ मच गई। वहां मौजूद लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिस और पब्लिक की इस भिड़ंत में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। अरे इनको मेडिकल टीम, अरे मेडिकल टीम बुलाइए, अरे नहीं मेडिकल टीम बुलाइए ना, वहाँ मेडिकल टीम है। पुलिस के लाठीचार्ज से गुस्साए लोगों ने आगजनी शुरू कर दी और वहां मौके पर मौजूद चुनाव अधिकारी की गाड़ी को निशाना बनाया। जियो सर, फूंक दो, फूंक दो, फूंक फूंक। भीड़ ने चुनाव अधिकारी के स्कॉर्पियो में आग लगा दी और देखते ही देखते पूरी गाड़ी जलकर खाक हो गई। कैमूर में ये हालात उस वक्त बन गए जब रामगढ़ सीट पर बीजेपी प्रत्याशी अशोक कुमार सिंह और बीएसपी उम्मीदवार सतीश कुमार यादव के बीच कड़ा मुकाबला चल रहा था। इसी वजह से माहौल गर्म रहा। हजारों समर्थक सड़क पर मौजूद रहे। हालांकि रामगढ़ विधानसभा से बीएसपी के सतीश कुमार सिंह 30 वोटों से विजयी हुए हैं। फिलहाल पुलिस इस बवाल में शामिल उपद्रवियों की पहचान में जुटी है। पुलिस से बदसलूकी और सरकारी संपत्ति का नुकसान करने वालों का सही इलाज होगा। कि 100 घंटे बाद श्रीनगर के नौगांव पुलिस स्टेशन में बड़ा धमाका हुआ है। धमाका इतना भयानक था कि इससे जानमाल का भारी नुकसान हुआ। धमाका इतना तेज था कि इसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। पूरा इलाका धमाके से थर्रा उठा। लोग दहशत में आ गए। नौगांव पुलिस स्टेशन में धमाका कैसे हुआ, धमाके से कितनी कैजुअल्टीज हुई, क्या वजह थी, सब कुछ जानिए हमारी अगली रिपोर्ट में। श्रीनगर का नौगांव पुलिस स्टेशन धमाके से दहल गया। विस्फोट इतना भयानक था कि 30 किलोमीटर दूर तक धमाके की आवाज सुनाई दी। धमाके के बाद सब कुछ धो-धो कर जल रहा है। धमाके से पुलिस स्टेशन में खड़ी करीब 10 गाड़ियां जलकर खाक हो गई। विस्फोट इतना जोरदार था कि आसपास के घरों को भी भारी नुकसान हुआ है। यह है श्रीनगर का नौगांव इलाका। रात के करीब 11:20 पर यहाँ सब कुछ सामान्य था। लोग अपने घरों में सो रहे थे, तभी अचानक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। इसके बाद श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया। 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास धमाका और इसके 100 घंटे के अंदर ही जम्मू कश्मीर के नौगांव में दूसरा सबसे बड़ा धमाका हो गया। नौगांव पुलिस स्टेशन में हुए इस विस्फोट से पूरा इलाका दहल उठा। यह धमाका उस वक्त हुआ जब दिल्ली के डॉक्टर टेरर मॉड्यूल से पकड़े गए विस्फोटकों को पुलिस स्टेशन में रखा गया था। फरीदाबाद से पकड़े गए विस्फोटकों की खेप को सैंपलिंग के लिए यहां लाया गया था। इस भयानक धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 29 लोग घायल हो गए। नौगांव पुलिस स्टेशन में हुए धमाके में मरने वालों में एसआईई टीम का एक मेंबर शामिल है, जबकि वहां मौजूद फॉरेंसिक टीम के 3 सदस्यों की भी मौत हो गई। साथ ही क्राइम ब्रांच के 2 फोटोग्राफर की भी जान चली गई। मरने वालों में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के भी 2 अधिकारी शामिल हैं, जबकि इस विस्फोट में एक सिविलियन टेलर की भी मौत हुई है। रात 11:20 पर श्रीनगर के नौगांव पुलिस स्टेशन में एक जोरदार धमाका उस समय होता है जब पुलिस स्टेशन के अंदर में डॉक्टर अदील और डॉक्टर मुजम्मिल से बरामद किया गया विस्फोट की सैंपलिंग की जा रही थी और एक जोरदार धमाका होता है और उस धमाके की आवाज़ करीबन 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। इस धमाके में अब तक 29 लोग घायल हुए हैं और 9 लोगों की जान चली गई है।
धमाके से न सिर्फ पुलिस स्टेशन बल्कि आसपास का जो एक बहुत बड़ा रिहायशी इलाका है उससे भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। घायलों को तुरंत कल रात ही श्रीनगर के अलग अलग हॉस्पिटल्स में भर्ती किया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। सबसे पहले घायलों को जो है पास में ही नौगाम के हाईवे पे एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहां पे घायलों को शिफ्ट किया गया और जिन लोगों की हालत ज़्यादा गंभीर थी उन्हें श्रीनगर के दूसरे हॉस्पिटल्स सिकिम्स और SMHS में भर्ती किया गया, जहां पर उनका इलाज अभी भी जारी है। और माना जा रहा है कि अभी भी 9 लोग हैं जिनकी हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। 9 लोगों की जो जान चली गई है उसमें बताया जा रहा है कि एक टेलर भी है जिसे पुलिस ने, जो जांच वहां पे हो रही थी, सैंपलिंग हो रही थी, उसके लिए एक पास में ही इस इलाके के एक टेलर को बुलाया गया था और टेलर जो है उसकी उस दौरान मौत हो चुकी है। धमाका इतना जोरदार था कि कई किलोमीटर दूर तक भयंकर आवाज सुनाई दी। ऐसा विस्फोट कि लोगों ने हाल फिलहाल ऐसे धमाके की आवाज नहीं सुनी थी। बहुत बड़ा धमाका हुआ है, सहम गए लोग। पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, तो बाद में जब हम रोने की आवाज़ें आई औरतों की, तो हमें पता चला कि कुछ डैमेज हुआ है सिविल में। तो उस वक्त बाहर निकले सारे, फिर औरतें निकली, मर्द निकले सारे, तो देखा कि आग लगी हुई है और फिर वहाँ पर जो है डैमेज हुए हैं, मरे हैं। हमारे पड़ोस में दर्जी था, वो उनका वो कुछ बना रहा था, टेलर मोहम्मद शफी, वो भी मरा है। और इसी तरह कितने सारे लोग मरे, हमें अभी तक पता नहीं है। पड़ोसी है वहाँ पर, हमारे रिश्ते में भी कुछ लोग हैं, वो पता ही नहीं, वहाँ पे जाने भी नहीं दे रहे। आप देख रहे हैं तारें बिछी हुई है, तो हम सब परेशान हैं इस वक्त कि रात को हुआ है। रात को पहले तो लोग बहुत डर गए कि बाहर निकलें कि नहीं। अब आधा घंटा तो ये समझने में लगा कि है क्या, तो फिर जब बाहर निकले तो रोने की आवाज़ें आई, तब हमें पता चला कि सिविल डैमेज है कुछ। नौगाम पुलिस स्टेशन में ये वही विस्फोटकों के पैकेट थे जो फरीदाबाद में आतंकी डॉक्टर अदील और डॉक्टर मुजम्मिल से मिला था। नौगाम पुलिस ने एक पोस्टर की लीड पर बड़ा टेरर मॉड्यूल का खुलासा किया था। दिल दहला देने वाले इस विस्फोट को लेकर पहले कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है ये महज एक हादसा था। नौगाम पुलिस स्टेशन ने हाल ही में एक पोस्टर से लिए गए लीड के आधार पर एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था। नौगांव पुलिस स्टेशन की इस FIR संख्या 162 ऑफ 2025 की जांच के दौरान विस्फोटक पदार्थों और रसायनों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया था। बरामद किए गए विस्फोटकों को लाकर पुलिस स्टेशन नौगांव के खुले क्षेत्र में सुरक्षित रूप से रखा गया था। 14 नवंबर 2025 यानी कि कल रात को लगभग 11:20 बजे अचानक एक्सीडेंटल विस्फोट हुआ। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 9 लोगों की मृत्यु हो गई और 27 पुलिसकर्मी, 2 राजस्व अधिकारी और 3 नागरिक घायल हुए। घायलों को तुरंत चिकित्सा उपचार के लिए भेजा गया है। पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग को गंभीर क्षति पहुंची है। इसके अलावा आसपास की इमारतें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। इस घटना के कारण की कोई अन्य अटकलें अनावश्यक है। ये तस्वीरें पुलिस स्टेशन के अंदर की है। ब्लास्ट के बाद यहाँ सब कुछ तबाह हो गया। धमाके के बाद यहाँ मौजूद सामानों के चिथड़े उड़ गए। इस भीषण धमाके के बाद पुलिस के आला अधिकारी हरकत में आए। तमाम पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर के DGP ने भी इसे एक हादसा बताया है। On account of the voluminous nature of the recovery, this process was going on for the past 2 days, which means yesterday and day before, by the FSL team. Due to the unstable and sensitive nature of the recovery, the sampling process, the handling was being done with extreme caution, with utmost caution by the FSL team. However, unfortunately, during this course, last night around 11:20 p.m., an accidental explosion has taken place. Any other speculation into the cause of this incident is unnecessary.